वक्फ संशोधन कानून का भविष्य तय हो चुका है। 3 दिन तक चली मैराथन सुनवाई के बाद अब फैसले की बारी है, लेकिन फैसले से पहले हुई तीखी बहस। याचिकाकर्ताओं और केंद्र सरकार ने एक दूसरे की दलीलों पर दलीलें दी। वक्फ बाय यूज़र, कलेक्टर की ताकत और वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान, हर मुद्दे पर घंटों बहस चली। बात आदिवासियों की भी हुई और 100 बरस पुराने प्रावधानों की भी। अब क्या तस्वीर बनती दिख रही है, किसका पलड़ा भारी है? आज के शो में इन सवालों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा पहलगाम की भी होगी। बर्बर आतंकी हमले के 1 महीने बाद वहां का हाल क्या है, कहां तक पहुंचा मूसा से लेकर आसिफ शेख जैसे आतंकियों को अंजाम तक पहुंचाने का ऑपरेशन। जांच एजेंसियों के हाथ कौन से ठोस सुराग लगे हैं, इनके जवाब तलाशेंगे। जानकारी दिल्ली की भी देंगे, जहां से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के 2 एजेंट पकड़े गए हैं। पूछताछ में इन्होंने बहुत कुछ उगला है। वैसे उगल ट्रम्प भी रहे हैं, बार बार वही अनर्गल बातें, जिनका एक बार फिर से हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर ने सीधा जवाब दिया है। इसके ब्यौरे जानेंगे और चलते चलते बात करेंगे ज्योति मल्होत्रा पर फैलाए गए झूठ की। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। Brought to you by King Soybean Oil, Namaste India and American Pistachio. किंग सोयाबीन ऑयल है स्वाद, सेहत और आपके बजट का किंग, मतलब फायदों का किंग। वक्फ संशोधन कानून पर 22 मई को लगातार तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 21 मई को कोर्ट ने केंद्र सरकार की दलीलें सुनी थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को एक वादा भी किया था कि 22 मई को उन्हें आधे घंटे का वक्त और मिलेगा। वादा याचिकाकर्ताओं से भी था कि तुषार मेहता की दलीलों का जवाब देने के लिए उन्हें 1 घंटे का वक्त और मिलेगा। हम आज की सुनवाई के मेन पॉइंट्स आपको बताएंगे, लेकिन पहले पिछले 2 दिनों का एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। 20 मई को याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलीलें रखी गई। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा, नया वक्फ कानून वक्फ संपत्तियों को हड़पने का कुत्सित प्रयास है। इसे मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों को कुचलने के लिए लाया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, केंद्र सरकार का जो दावा है वो दुरुस्त नहीं है कि 2013 से 2024 के बीच वक्फ संपत्तियों में 16% की उछाल आए। उन्होंने कहा कि सरकार ऑनलाइन पोर्टल में वक्फ बाय यूज़र संपत्तियों को अपडेट कर रही है और इस आंकड़े को अतिशयोक्ति के साथ पेश कर रही है। तीसरे वकील राजीव धवन ने कहा कि अगर मुस्लिम समुदाय से उनकी धर्मार्थ संपत्तियां और उन्हें मैनेज करने का हक छीना जाएगा तो ये भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे पर हमला होगा। अगले दिन यानी 21 मई को केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उन्होंने जवाब दिया। कहा, वक्फ इस्लाम का मूल हिस्सा नहीं है। सरकार को ये देखने का हक है कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा तो नहीं, ये भी कि संपत्तियों का सर्वे करने के लिए डेजिग्नेटेड अफसर को एब्सोल्यूट पावर नहीं दी गई। इसे ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तुषार मेहता ने कहा कि एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि वक्फ बाय यूज़र के 100 साल पुराने कागजात मांगे जाएंगे, जबकि 1923 के कानून में रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ मामूली जानकारियां देने का प्रावधान था। मेहता ने यह भी कहा कि अगर इस कानून पर कोई अंतरिम आदेश पारित किया जाता है तो ये मैसेज जाएगा कि न्यायपालिका कार्यपालिका के कामकाज में दखल दे रही है। ये तो रहा रिकैप। अब 22 मई का दिन, घड़ी में लगभग 12 बजे का वक्त। चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे और सुनवाई शुरू करने का आदेश दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता खड़े हुए और बोले, कोर्ट कानून पर अंतरिम आदेश लगाने की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। 3 दिनों से प्रावधानों पर बहस हो रही है। इसी बात से साफ हो जाता है कि कानून में कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। इतना कहने के बाद तुषार मेहता ने कल के दिन की अपनी आखिरी दलील का रुख किया। उन्होंने नए कानून की धारा 3E का हवाला दिया और कहा, आदिवासियों की ज़मीनों को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता। आज उन्होंने इसका विस्तार किया। JPC रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा, आदिवासी मुस्लिमों की एक अलग सांस्कृतिक पहचान है, इस वजह से सरकार ने ये प्रावधान किया है। जस्टिस मसीह ने मेहता की इस दलील पर आपत्ति जताई। न्यायमूर्ति बोले कि इस्लाम तो इस्लाम है। जो आदिवासी इस्लाम धर्म का पालन कर रहे हैं उनके धर्म को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस पर मेहता ने जवाब दिया कि भारत के संविधान ने आदिवासियों को संरक्षण दिया है, इसी के तहत उनकी ज़मीनों को उनसे अलग नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा नहीं होता तो कल को कोई भी उनकी ज़मीन का मुतवल्ली बन जाएगा और वक्फ के ज़रिए उन्हें नुकसान पहुँचाएगा। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी बोला कि किसी भी आदिवासी ने नए कानून के खिलाफ याचिका दायर नहीं की है। ऐसा हो सकता है कि आदिवासी मुस्लिमों के बीच कुछ लोग ऐसे हों जो नए कानून से असहमति रखते हों, लेकिन इस आधार पर संसद में बनाए कानून पर रोक नहीं लगाई जा सकती। सॉलिसिटर जनरल की ये दलीलें याचिकाकर्ताओं की उन दलीलों के जवाब में थी जिसमें कहा गया था कि सरकार ने आदिवासी मुस्लिमों से भी उनका हक छीन लिया और इस संबंध में धारा 3E वोटिंग के समय जोड़ी गई थी। इसके बाद तुषार मेहता अगली दलील पर आए। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया था कि नया कानून 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने का सबूत मांग रहा है, जो असंवैधानिक है। मेहता बोले कि 1923 से 2013 तक वक्फ कानूनों में एक प्रावधान था कि कोई भी मुसलमान संपत्ति को वक्फ कर सकता है, यानी साल 2013 में कोई भी मुसलमान को बदलकर कोई भी व्यक्ति कर दिया गया।
2025 के संशोधन में इस कोई भी व्यक्ति वाले प्रावधान को हटा दिया गया है। तुषार मेहता के मुताबिक याचिकाकर्ताओं की तरफ से बार बार एक बात दोहराई जा रही है कि 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वाले प्रावधान के बाद कोई गैर मुस्लिम वक्फ कैसे कर पाएगा। इसका जवाब ये है कि अगर मैं हिंदू होकर कुछ करना चाहता हूँ तो वक्फ की जगह ट्रस्ट क्रिएट कर सकता हूँ, मैं चैरिटी के लिए कोई मस्जिद बनवा सकता हूँ, ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोकेगा। इस बीच वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सॉलिसिटर जनरल को टोका और बोले कि 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था और कहा था कि कोई भी गैर मुस्लिम वक्फ क्रिएट कर सकता है। तुषार मेहता ने फिर से वही बात दोहराई, बोले कोई भी गैर मुस्लिम अब ट्रस्ट क्रिएट कर सकता है। अगर उद्देश्य सामाजिक भलाई का है तो ट्रस्ट क्रिएट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन दलीलों के बीच लंच का वक्त हुआ। तय हुआ कि इसके बाद याचिकाकर्ताओं को सुना जाएगा। घड़ी में बजे 2:30 और याचिकाकर्ताओं की तरफ से नजर आए कपिल सिब्बल नए कानून की धारा 3C पर, यानी डेजिग्नेटेड ऑफिसर की सर्वे पावर पर बोले कि जैसे ही अधिकारी किसी वक्फ संपत्ति का सर्वे शुरू करेगा उसी पल उसका वक्फ दर्जा खत्म मान लिया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल की दलील है कि उस संपत्ति के मालिकाना हक पर फैसला ट्राइब्यूनल या हाईकोर्ट लेगा, लेकिन सर्वे शुरू होते ही वक्फ संपत्ति के रेवेन्यू रिकॉर्ड बदल देना कानून सम्मत नहीं है। सिब्बल ने दलील का विस्तार करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर वक्फ संपत्ति के स्टेटस पर सवाल उठाता है तो वो संपत्ति अपना वक्फ दर्जा खो देगी। सिर्फ शिकायत के आधार पर मुस्लिम समुदाय के हक छीन लिए जाएंगे और इसके बाद वाकिफ को कोर्ट आना पड़ेगा और ये भी तय नहीं कि इंक्वायरी रिपोर्ट कब तक आएगी, जबकि नए कानून में प्रावधान है कि 6 महीने के भीतर कोर्ट जाना पड़ेगा। उसके बाद अदालतें इन मामलों पर विचार ही नहीं करेंगी। वरिष्ठ अधिवक्ता बोले जैसे ही डीओ निष्कर्ष निकालेगा कि कोई वक्फ संपत्ति सरकार की है तो इसे पलटा नहीं जा सकेगा। बेंच की तरफ से मुखातिब सिब्बल ने एक उदाहरण दिया, कहा मान लीजिए कि कोई कब्रिस्तान 100 साल से वक्फ की संपत्ति है और उस कब्रिस्तान में इस्लाम के मूल रीति रिवाजों का पालन किया जाता है। अब अचानक से सरकार आएगी और कहेगी ये कब्रिस्तान तो उसकी संपत्ति है, ये तो मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों पर सीधे सीधे हमला होगा। इसके बाद सिब्बल सरकार की दूसरी दलीलों पर आए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन तो 1923 से अनिवार्य है। इस पर सिब्बल बोले इतने वर्षों में अगर राज्य सरकारों ने इन संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो सर्वे कमिश्नरों सहित प्रशासन की गलती है, इसकी सज़ा मुस्लिम समुदाय को क्यों? इस पर सीजीआई ने पूछा लेकिन रजिस्ट्रेशन तो ज़रूरी था। सिब्बल ने जवाब दिया अभी तक सिर्फ एक राज्य ने इन संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन किया है, आखिर किसकी गलती है? क्या इसकी आड़ में मुस्लिमों से उनकी संपत्तियां छीन जा सकती हैं? ये मनमानी है। इन दलीलों के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता नए कानून की धारा 3D पर आए। ये धारा संरक्षित स्मारकों से संबंधित है। सिब्बल बोले सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जेपीसी ने इस धारा को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन वोटिंग के दौरान इसे फिर से जोड़ दिया गया। इसी तरह से धारा 3E को भी जोड़ा गया। धारा 3D जो कहती है कि जैसे किसी वक्फ संपत्ति को संरक्षित स्मारक का दर्जा दिया जाएगा उसका वक्फ स्टेटस खत्म हो जाएगा। फिर क्या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका मालिकाना हक क्लेम करेगा? इस बारे में बात साफ नहीं है। और आखिर में सिब्बल सॉलिसिटर जनरल की उस दलील पर आए जिसमें कहा गया था कि वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं। सिब्बल बोले वक्फ इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है, उसका एक प्रमुख सिद्धांत है, चैरिटी एक अनिवार्य धार्मिक रीति है। इसके बाद उन्होंने वक्फ बाय यूज़र पर अपनी बात रखी और कहा कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इस संबंध में आदेश दे चुकी है कि बिना कागजात के वक्फ बाय यूज़र को मान्यता दी जा सकती है। सीजीआई ने पूछा क्या सच में ऐसा है कि रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं? सिब्बल से जवाब मिला हाँ। इन दलीलों के साथ कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखी। इसके बाद खड़े हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन। उन्होंने कहा चैरिटी इस्लाम के 5 प्रमुख स्तंभों में एक है। सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि वक्फ मुस्लिम समुदाय की एक प्रमुख संस्था है। ये समुदाय के संपूर्ण धार्मिक और सामाजिक ताने बाने में बुना है। सॉलिसिटर जनरल ने जो दलीलें दी हैं वो संविधान के अनुच्छेद 25 से बचने के लिए हैं। इसके बाद बारी आई वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की। उन्होंने तुषार मेहता की वक्फ बाय यूज़र वाली दलीलों को काउंटर किया। सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि कानून के जरिए वक्फ बाय यूज़र की व्यवस्था की गई थी और एक नए कानून के जरिए इसे खत्म किया जा रहा है। सिंघवी बोले माय लॉर्ड, कानून ऐसे काम नहीं कर सकता। कानून सिर्फ वक्फ बाय यूज़र जैसे मूल इस्लामिक प्रथाओं का संज्ञान लेता है, उन्हें बनाता नहीं। सरकार एक तरफ इसे खत्म कर रही है और दूसरी तरफ इसको रजिस्टर करने को भी कह रही है इन लोगों को। अभिषेक मनु सिंघवी अपनी दलीलें देकर बैठे। इसके बाद उठे वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ैफा अहमदी और बोले सरकार कह चुकी है कि आदिवासी मुस्लिम वक्फ नहीं बना सकते लेकिन ट्रस्ट बना सकते हैं। अगर वे ट्रस्ट बना सकते हैं तो फिर प्रॉपर्टी के उनके अधिकार की रक्षा किस तरह से की जा रही है? इन दलीलों के बीच शाम के 4:30 बज गए और जानकारी आई कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया है। हमने लगातार 3 दिन चली सुनवाई की एक डिटेल आपको बताई, विद्वानों के जरिए बारीकियों को परखा। वक्फ कानून पर अब सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायमूर्तियों के फैसले का इंतजार है। अब रुख दूसरी बड़ी खबर का। इंडिया को पसंद है थोड़ा ज्यादा। नमस्ते इंडिया डेयरी प्रोडक्ट्स, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का। आपके आशीर्वाद से, देश की सेना के शौर्य से हम सब
उस प्रण पर खरे उतरे हैं। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी। और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज राजस्थान के बीकानेर में विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के बाद दिए गए भाषण का एक अंश सुना। आपको ध्यान होगा, आज से ठीक एक महीने पहले 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। 26 पर्यटकों को धर्म और पहचान पूछकर मारा गया था। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, पर कुछ सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी तलाशे जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, जिन आतंकवादियों ने इस बर्बर घटना को अंजाम दिया वो कहाँ हैं, पकड़ में कितने करीब हैं, कितनी दूर हैं। दूसरा, इस आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में पर्यटन को लेकर जो नुकसान पहुंचा है उसके ताज़ा हालात क्या हैं। और तीसरा, इस घटना के बाद अलग अलग जांच एजेंसियों ने जो जांच पड़ताल की, जो धरपकड़ की, उनका क्या नतीजा हुआ, एक एक करके इनके जवाब हासिल करने की कोशिश करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपी रिपोर्ट की माने तो एक महीने बाद भी जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है NIA जो जांच कर रही है, उससे अभी आतंकियों का कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। इस हमले में कम से कम 5 आतंकी शामिल माने जा रहे हैं, जिनमें 3 का संबंध पाकिस्तान से है। एक दिन बाद ही हमले के जम्मू कश्मीर पुलिस ने इनके स्केच जारी किए थे और 13 मई को NIA ने फ़ोटो जारी की और 20-20 लाख का इनाम रखा था। NIA गवाहों से पूछताछ और तकनीकी निगरानी के जरिए डेटा की जांच कर रही है। हमले के स्पॉट यानी बैसारन घाटी की 3D मैपिंग की गई है ताकि हमलावरों के आने जाने का रास्ता, समय और सटीक जगह का पता लगाया जा सके। मोबाइल डेटा भी कलेक्ट किया गया और तकनीकी मदद से जांचा जा रहा है। 150 से ज़्यादा स्थानीय लोगों से पूछताछ हो चुकी है, जिसमें पोनी वाले, दुकानदार, फोटोग्राफर, एडवेंचर स्पोर्ट्स में काम करने वाले शामिल हैं। एक ऐसे व्यक्ति से भी पूछताछ हुई जिसने हमले से 15 दिन पहले इलाके में दुकान खोली थी, पर हमले वाले दिन दुकान बंद थी, पर उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। हमले के बाद JNK पुलिस ने सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया था। इसमें ओवरग्राउंड वर्कर्स OGW भी शामिल थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के हवाले से अखबार ने दावा किया कि इनको हिरासत में लेने के 2 मकसद थे। पहला, पहलगाम हमले पर सुराग मिले और दूसरा, एक संदेश कि ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले मकसद में ज़्यादा सफलता हाथ नहीं लगी। हिरासत में लिए गए ज़्यादातर लोगों को छोड़ दिया गया। हालांकि कुछ पुराने OGWs को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम यानी PSA के तहत गिरफ्तार किया गया। पुलिस और NIA को कई लोगों के बारे में जानकारी मिली, लेकिन ज़्यादातर गलत निकली। जैसे एक पर्यटक ने 3 लोगों का एक वीडियो पोस्ट किया जिनके बारे में दावा किया गया कि ये तीनों हमलावरों जैसे दिखते हैं और इन्हें पहलगाम के करीब बेताब घाटी के पास देखा गया। जब उन तीनों से पूछताछ हुई तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला, लिहाजा छोड़ दिया गया। हमले के बाद से अब तक अलग अलग ऑपरेशंस में सेना और पुलिस ने 8 आतंकियों को मार गिराया है। इसमें TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट का एक बड़ा कमांडर भी शामिल था। वहीं TRF जिसने पुलिस के मुताबिक पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी और बाद में मुकर गया था। अभी इस ऑपरेशन पर क्या अपडेट है, किस तरह के सुराग हाथ लगे हैं, जानने के लिए चलते हैं पत्रकारों के पास। पहले तो हम लोगों को समझना चाहिए कि वहाँ पर जो टेरेन है वो कैसा है। वहाँ ऊंची पहाड़ हैं और हम लोग पीर पंजाल के एरिया में बात कर रहे हैं जहाँ पर 16-17 हज़ार 18 हज़ार की हाइट है और वो सारा इलाका जो है जंगलों से भरा हुआ है। और इतने बड़े जंगल में एक आदमी को या 2 आदमी को या 3 आदमी को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। और छोटे छोटे जगह हैं जहाँ पर हमारे जो ग्रेजियर्स हैं वो वहाँ पर जाते हैं और 1 रात 2 रात वहाँ पर रह के और फिर दूसरी जगह निकल जाते हैं। तो ऐसी जगह पर छुपना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन इस वक्त हमारे पास सर्वेलेंस भी अच्छा है और फौज भी काफ़ी उसमें लगी हुई है, पुलिस भी काफ़ी लगी हुई है। तो इसमें दिक्कत तो है, देर भी है, लेकिन फिर भी यकीन है मुझे कि वो पकड़े जाएंगे। अब पर्यटन वाले हिस्से पर बात करते हैं। कश्मीर में हुए इस हमले ने पर्यटन को बड़ा झटका दिया है। पहले बहुत उछाल आ रहा था। 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से कश्मीर की आबो हवा का दीदार करने वालों में बढ़ोतरी हो रही थी। आंकड़ों के हिसाब से देखें, पर्यटन मंत्रालय के मुताबिक साल 2020 में 34 लाख टूरिस्ट गए थे। 2024 तक आंकड़ा बढ़कर
2 करोड़ 36 लाख हो गया था, जिसमें 65,000 विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। इस साल की बात करें 2025 की, तो सिर्फ 26 दिन में 8,14,000 से ज़्यादा टूरिस्टों ने श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन के ही दर्शन कर लिए थे। ये हो पाया था क्योंकि वहाँ पर शांति थी, और इसी शांति के और विकास के भरोसे पर लोगों ने बैंक लोन लिए थे, होटल, पार्क और गार्डन डेवलप किए थे, रेस्टोरेंट बनाए थे। लेकिन पहलगाम हमले ने इकॉनमी को उलट पलट कर दिया है और टूरिस्ट इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को नुकसान हो रहा है। इंडिया टुडे के मीर फरीद की रिपोर्ट के मुताबिक पर्यटक स्थल खाली हैं, होटल सूने और 1 महीने पहले तक डल झील के जो शिकारे पर्यटकों से भरे थे वह वीरान है। द ग्रेटर कश्मीर वेबसाइट ने बैसारन घाटी में जिप लाइन चलाने वाले जाहिद अहमद के हवाले से लिखा कि पहले वो रोज़ 50-60 राइड देते थे, 15,000 रुपये तक की कमाई होती थी, 10 लोगों की रोज़ी चलती थी। अब सब बंद है। पहलगाम पोनी ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अब्दुल वाहिद बानी ने बताया कि इलाके में 5,000 पोनी हैं और 7,000 से ज़्यादा परिवार जीविका चलाते हैं, लेकिन अभी सब बेकार बैठे हैं। जब से ये वाकया हुआ तो तब से आप देख रहे हैं गार्डन बिल्कुल सुना सुना लग रहा है। तकरीबन मेरे हिसाब से 95% कम हो गया। 5% ये तो लोकली यहाँ आता है। अच्छा। बस कोई मेरे ख्याल से तकरीबन अगर 50 टूरिस्ट में से 5 हो गए यहाँ टूरिस्ट 45 लोकली होगा। जो पहले गाड़ी थी 2008 मॉडल 2010 मॉडल है, उनको बैंक का लोन नहीं है। जो अब गाड़ी है 2020 मॉडल है, नई गाड़ी आ रही है, अरबानी है, सबका बैंक है। या 3 महीने या 2 महीने ये बंद अगर रहेगा, कम से कम बैंक वालों को भी सोचना है, इधर का ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको भी सोचना है। अभी गाड़ी बहुत खड़ा है। इन सब के बीच उम्मीद की किरण क्या है? पर्यटन को फिर से बढ़ावा देने के लिए भारतीय ट्रैवल इंडस्ट्री ने चलो कश्मीर कैंपेन शुरू किया। इसकी शुरुआत ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी TAAI ने भी की, जिसमें 2400 से ज़्यादा कंपनियां शामिल हैं, मेंबर हैं इसके। इतना मकसद पर्यटकों का भरोसा बहाल करना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करना। आशा की किरण क्या है? ट्रैवल इंडस्ट्री ने चलो कश्मीर कैंपेन शुरू किया है, अलग अलग एसोसिएशंस मिलकर सामने आई हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 20 मई को एक अहम बैठक की, जिसमें इस क्षेत्र की प्रगति का जायजा लिया और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए इसे बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की। मीटिंग में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अलावा पर्यटन सचिव पी विद्यार्थी समेत PMO के आला अधिकारी शामिल थे। ये बैठक इस तरीके से नए तरीके से देश में पर्यटन को बढ़ावा देने पर केंद्रित थी। जाहिर सी बात है कश्मीर पर भी बात हुई, आंकड़े और बयान हो गए, तैयारियां हो गई। अब जरा ग्राउंड पर मौजूद रिपोर्टर्स से पूछते हैं कि क्या पर्यटन रिवाइज हो सकता है कश्मीर वैली में। खासतौर से अगर हम कश्मीर की बात करें तो पर्यटन उद्योग पूरी तरह से पटरी से उतर चुका है। पहले तो सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के चलते करीब 40 पर्यटन स्थलों को आम लोगों के साथ साथ पर्यटकों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया, और उसके साथ साथ जो डर का माहौल देश दुनिया में कश्मीर को लेकर लोगों में बना है, उसने पूरी तरह से जो है पर्यटक उद्योग को ही पटरी से उतार दिया है। इस बीच जम्मू कश्मीर में प्रशासन और सरकार के साथ साथ टूर ऑपरेटर्स, होटल वाले इस कश्मकश में लगे हैं कि आखिर कब दोबारा पर्यटक जो हैं कश्मीर का रुख करेंगे और किस तरह से दोबारा पर्यटन का उद्योग पटरी पर वापस आ जाएगा। लेकिन जानकारों का कहना है कि इसका सबसे बड़ा जो टेस्ट है वो जुलाई के पहले हफ्ते में शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा है। अगर अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की तादाद जुट जाती है, जो कि उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो पर्यटकों के बीच देश भर में खौफ बैठा हुआ है या जिस तरह से डर है, वो अपने आप जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा। जाते जाते एक और अपडेट, किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच आज मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। सेना की व्हाइट नाइट कोर ने एनकाउंटर की जानकारी दी और कहा कि खुफिया सूत्रों से पता चला कि जैश-ए-मोहम्मद के 3 से 4 आतंकवादियों का एक ग्रुप जंगल में छिपा है। जिसके बाद बुधवार शाम को और फिर आज सुबह 7 बजे से जंगल के इस इलाके को घेर कर ऑपरेशन शुरू किया गया। आतंकी घने जंगल का फायदा उठाकर भाग न सकें, इसके लिए पहले से उस इलाके की घेराबंदी की गई। इसके लिए 2 पैरा SF, सेना की 11 RR, 7वीं असम राइफल्स और SOG किश्तवाड़ के जवानों के साथ तलाशी अभियान हुआ, जिसके बाद आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग हुई और 2 आतंकी ढेर हुए। माना जा रहा है कि आतंकवादी उसी ग्रुप का हिस्सा हैं जो हाल में इस इलाके में हुई मुठभेड़ से बच निकले थे। किश्तवाड़ में ऑपरेशन अभी चल रहा है। ताज़ा जानकारी, भारतीय सेना के एक अधिकारी भी वीर गति को प्राप्त हुए हैं। इससे पहले हाल के दिनों में घाटी में 2 और एनकाउंटर हुए थे। एक सप्ताह पहले पुलवामा जिले के त्राल इलाके के नादिर गांव में मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकियों को ढेर किया था। इनकी पहचान आसिफ अहमद शेख
आमिर नज़ीर वानी और यावर अहमद भट्ट के तौर पर हुई थी। इसके अलावा 13 मई को शोपियां के केलर इलाके में लश्कर तैयबा के 3 आतंकी मारे गए थे। इनमें से 2 की पहचान शोपियां के शाहिद कुट्टे और अदनान शफी के तौर पर हुई थी। एक और जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। दूसरी ओर दिल्ली में पुलिस ने एक सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया। जनवरी से मार्च 2025 तक चले इस ऑपरेशन में केंद्रीय एजेंसियां भी शामिल थीं। पुलिस ने इस दौरान 2 ISI एजेंट्स को गिरफ्तार किया। इनमें से एक एजेंट नेपाली मूल का है, नाम अंसारुल मियां अंसारी। उसके पास से भारतीय आर्म्ड फोर्सेस से जुड़े कई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट बरामद हुए हैं। दूसरे आरोपी का नाम अखलाक आजम है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने दोनों को तिहाड़ जेल भेजा है। अंसारुल मियां अंसारी को दिल्ली के होटल से गिरफ्तार किया गया। वो नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भागने की तैयारी में था। पूछताछ में बताया कतर में कैब चलाता था। वहाँ मुलाकात ISI के हैंडलर से हुई। संपर्क में आने के बाद पाकिस्तान गया। कई दिनों की ट्रेनिंग मिली। इसके बाद ISI ने नेपाल के रास्ते दिल्ली भेजा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने उसे गोपनीय दस्तावेजों की CD बनाकर पाकिस्तान भेजने का काम सौंपा था। पुलिस को उसने रांची के एक शख्स अखलाक आजम के बारे में बताया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। कुल मिलाकर पाकिस्तान पर हर तरफ से शिकंजा कसा जा रहा है। भारत के सर्वदलीय शिष्टमंडल भी इन्हीं कोशिशों के तहत अलग अलग देशों में पहुंचे हैं। 2 शिष्टमंडलों ने जापान और UAE के प्रतिनिधियों के सामने भारत का पक्ष रखा। और भी डेलीगेशन यात्रा पर निकल चुके हैं। अब सुर्खियों की बारी। That's the power of the statue. पहली सुर्खी में बात भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर की। 19 मई से वो 6 दिनों की यूरोप यात्रा पर हैं। नेदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी का दौरा कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने नेदरलैंड के सरकारी ब्रॉडकास्टर NOS को इंटरव्यू दिया और पहलगाम आतंकी हमले और पाकिस्तान सेनाध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर की भूमिका को लेकर बात की। जयशंकर ने कहा, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये सब क्या था। इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर में हुए एक बहुत ही बर्बर आतंकवादी हमले से हुई। आतंकियों ने धर्म की पहचान करके 26 पर्यटकों की उनके परिवार के सामने हत्या की। मकसद राज्य के टूरिज्म को नुकसान पहुंचाना और जानबूझकर धार्मिक तनाव पैदा करना। आगे कहा, हमले में धर्म का एलिमेंट भी शामिल किया गया और इसे समझने के लिए आपको ये देखना होगा कि पाकिस्तान का नेतृत्व, खासतौर पर उसके सेना प्रमुख, कट्टर धार्मिक नज़रिए से प्रेरित हैं। ऐसे में जाहिर है कि उनके विचारों और उनके कृत्यों में कुछ संबंध है। जयशंकर ने इस बातचीत में आतंकी संगठन लश्कर के प्रॉक्सी द रेजिस्टेंस फ्रंट का भी जिक्र किया और कहा कि TRF ने हमले की जिम्मेदारी ली और ये संगठन कई वर्षों से भारत के निशाने पर है। उन्होंने कहा कि साल 2023, 24 और 25 में भारत ने TRF का मुद्दा UN सुरक्षा परिषद के सामने उठाया था। बात जयशंकर की हो रही है तो उनका एक और बयान भी चर्चा में है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज़फायर पर बयान दिया। जगह अलग, समय अलग, लेकिन बयान घुमा फिरा कर वही। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ मुलाकात की। यहाँ भारत पाकिस्तान के बीच सीज़फायर का क्रेडिट लिया और कहा, आप देखें कि हमने पाकिस्तान और भारत के साथ क्या किया है। हमने उस पूरे मामले को सुलझा लिया है। मुझे लगता है कि मैंने इसे ट्रेड के जरिए सुलझाया है। हम भारत और पाकिस्तान के साथ एक बड़ा सौदा कर रहे हैं। यही सवाल फिर विदेश मंत्री से पूछा गया कि अमेरिका का क्या रोल है, तो उन्होंने कहा अमेरिका जो है वो अमेरिका में था। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान ने खुद इस सीज़फायर को अंजाम दिया है। इस मामले पर विदेश मंत्रालय की भी प्रतिक्रिया आई है। President Trump, see, I had made in the last briefing, I had made very clear, I had addressed this issue. Further to that, I have nothing to add, but at the same time, would like to let you know that you are aware of our position, that any India-Pakistan engagement has to be bilateral. दूसरी सुर्खी, सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई को तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन यानी TASMAC के मुख्यालय पर ED की छापेमारी को गलत ठहराया। ED जांच पर रोक भी लगाई। मामला यहां पर कथित 1000 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़ा है, जिसमें ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था। CJI BR गवई और जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की बेंच ने मामले की सुनवाई की। बारन बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने कहा ED अपनी सीमाओं को पार कर रहा है और संविधान व संघीय ढांचे का उल्लंघन भी। कोर्ट ने पूछा, जब राज्य सरकार ने पहले ही टेस्मैक के अधिकारियों के खिलाफ 4146 FIR दर्ज की है तो ED इस मामले में क्यों दखल दे रही है। कोर्ट ने पूछा, इस मामले में मूल अपराध क्या है और इसकी जांच के लिए ED को स्पष्टीकरण देना होगा। दरअसल तमिलनाडु सरकार और टेस्मैक ने ED की छापेमारी को गैरकानूनी बताते हुए मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने ED की जांच को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां से अब ये टिप्पणियां और आदेश आया है। अगली सुर्खी, बात हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की। हिसार जिला कोर्ट ने ज्योति को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
उन पर पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ संवेदनशील जानकारी साझा करने का आरोप है। पुलिस ने 16 मई को हिसार स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया। 5 दिन पूछताछ चली, लेकिन अभी तक ज्योति के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। इसकी तस्दीक खुद हिसार के पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावंत ने की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा, अभी तक सबूत नहीं मिले जो ये साबित करें कि ज्योति ने रक्षा या रणनीतिक जानकारी हासिल की थी। वहीं ज्योति को लेकर चल रहे तमाम दावे और छप रहे मीडिया रिपोर्ट्स पर भी हिसार पुलिस ने प्रेस नोट जारी किया और अपील की कि सभी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के लोग रिपोर्टिंग में संयम बरतें और आधिकारिक प्रेस नोट में दर्ज तथ्यों को ही प्रसारित करें। आपने स्क्रीन पर देखी प्रेस नोट की ज़रूरी बातें। आखिरी सुर्खी 21 मई की रात आई तेज़ आंधी और बारिश से जुड़ी है। दिल्ली और यूपी समेत कई जगहों पर लोगों को मौसम से राहत मिली, पर नुकसान भी बहुत हुआ। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान कम से कम 13 लोगों की जान चली गई। इन आंकड़ों के बढ़ने की आशंका है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि प्रभावित इलाकों में जाएं, सर्वे करें और नज़र रखें। बाकी सुर्खियों के लिए रुख करते हैं न्यूज़ रूम का। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, उनके खिलाफ सीबीआई ने एक चार्जशीट दाखिल की है। कीरू हाइड्रो पावर करप्शन केस से जुड़ा है मामला। मलिक के अलावा 5 और लोगों के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की गई और ये मामला है क्या? भ्रष्टाचार का। सीबीआई के मुताबिक 2200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। एजेंसी का आरोप है कि सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स देने में गड़बड़ियां हुई और सीबीआई के मुताबिक 2019 का ये मामला है। 2022 में जांच की मांग उठी। मलिक ने खुद भी कहा था कि 2 फाइलों को मंजूरी देने के लिए उन्हें 300 करोड़ की रिश्वत ऑफर की गई। इनमें से एक फाइल कीरू प्रोजेक्ट से जुड़ी थी। पिछले साल सीबीआई ने मलिक के आवास पर छापेमारी भी की थी इस मामले के संबंध में और मलिक ने सारे आरोपों से इनकार किया था। बोले थे कि केंद्र सरकार एजेंसियों का मिसयूज कर रही है। और इन सब डेवलपमेंट्स के बीच सत्यपाल मलिक ने अपने एक्स अकाउंट पर एक फ़ोटो डाली है या उनके एक्स अकाउंट पर फ़ोटो डाली गई है जिसमें लिखा गया है कि वो अस्पताल में भर्ती हैं और अभी किसी से बात करने की स्थिति में नहीं है। पिछले 3 दिन से किडनी का डायलिसिस हो रहा है। शुभचिंतकों के फ़ोन आ रहे हैं लेकिन वो फ़ोन उठाने में असमर्थ है। आज का लंच टॉप शो यही समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।